हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल। तो आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और जो जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं उनको पढ़ेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं कर सकते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर वगैरह है वो आर्टिकल 368 में है, जो कि पार्ट 20 में है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसीजर जो है वो कहाँ से, साउथ अफ्रीका से बोरो करा गया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन को हम कैसे और कितने तरीके से अमेंड कर सकते हैं? एक है सिंपल मेजॉरिटी, एक है स्पेशल मेजॉरिटी। एक स्पेशल मेजॉरिटी प्लस 50% ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सिंपल मेजॉरिटी से कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, जो सिंपल मेजॉरिटी से हम अमेंडमेंट करेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के थ्रू नहीं कंसीडर करा जाएगा। मतलब कि अगर कोई भी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू होता है तो वो अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के तहत नहीं माना जाता है। सिंपल मेजॉरिटी में क्या है? हाफ ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 1। मतलब कि अगर मान लीजिए 10 लोग हैं, 10 लोग 100 लोग प्रेजेंट हैं और अगर इसका 50% मतलब कि 50 प्लस 1 51 लोग अमेंडमेंट के फेवर में, बिल के फेवर में वोट करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो एक्ट है वो पास हो जाएगा। और अब दूसरा मेथड क्या है? स्पेशल मेजॉरिटी से पास कर दो भाई। इसमें क्या होगा? 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस की बात करी जा रही है, ना कि प्रेजेंट एंड वोटिंग। यहाँ पे 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो मतलब कि अगर मान लीजिए 90 लोग हैं प्रेजेंट हुए हाउस में, टोटल मान लीजिए 300 लोग हैं, पर जो प्रेजेंट हैं वो 90 लोग हैं। ठीक, तो 90 लोग जो प्रेजेंट हैं तो 2/3 इसका मतलब कि 30 लोग, इसका आधा मतलब कि 150 लोग, मतलब कि 60 है। तो ये कितने हो गए? 210। अगर 210 लोग एक्ट बिल के फेवर में वोट करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हो जाएगा। और जो ये स्पेशल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स जो हैं, ये इनके थ्रू अगर अमेंडमेंट होता है तो वो अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कंसीडर करे जाएंगे। स्पेशल मेजॉरिटी प्लस 50% स्टेट्स का रेटिफिकेशन, जो ये रेटिफाई करेंगे ना स्टेट्स, ये सिंपल मेजॉरिटी से रेटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी ये जो मैंने आपको समझाया ये वाला 50% ऑफ स्टेट्स का रेटिफिकेशन, मतलब कि अगर 30 स्टेट हैं तो अगर 15 भी हामी भर देते हैं कि हाँ ये सही है तो आप भैया पास कर लो। पर ये स्टेट का रेटिफिकेशन तभी होगा जब फेडरल स्ट्रक्चर की बात आएगी। ठीक है, तो जो हमारे सिंपल मेजॉरिटी में, हम सिंपल मेजॉरिटी से कौन कौन से चीज़ों को अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? सीट्स इन पार्लियामेंट, स्टेट की रिस्ट्रक्चरिंग, जैसे स्टेट की बाउंड्री बदलना, स्टेट की बाउंड्री छोटी बड़ी करना। और जो स्पेशल मेजॉरिटी से हम क्या अमेंड कर सकते हैं? फंडामेंटल राइट्स को। पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो फंडामेंटल राइट का है वो हम अमेंड नहीं कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये मैं बाद में बताऊंगा आपको। और जो ये है स्पेशल मेजॉरिटी 50% स्टेट्स का रेटिफिकेशन, एससी और एचसी की पावर्स को अगर चेंज करना है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के प्रोसीजर को चेंज करना है, 7th शेड्यूल को चेंज करना है अगर, तो 50% स्टेट्स का रेटिफिकेशन आएगा, क्योंकि इनमें फेडरल स्ट्रक्चर की बात हो जाती है। अब ये बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो पास कैसे होता है पार्लियामेंट में? प्राइवेट मेंबर और पब्लिक मेंबर दोनों पास कर सकते हैं। पब्लिक मेंबर मतलब गवर्नमेंट के बंदे, गवर्नमेंट एमपीज। प्राइवेट पर वो बंदे जो, और जो प्राइवेट हैं, जो कि मान लीजिए अगर पब्लिक मेंबर में मैं आपको बताऊं, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं सीधे सीधे। प्राइवेट मेंबर में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में नहीं है वो प्राइवेट मेंबर है, भले वो सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो। नो, और इसमें क्या है, जो प्रेसिडेंट है उसकी प्रायर परमिशन नहीं चाहिए रहती है कि ये बिल है भैया, प्रेसिडेंट साहब हमें परमिशन दो, हमें इंट्रोड्यूस करना है। इसमें आप सीधा बिल को हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हो बिना प्रेसिडेंट की परमिशन के। और ये जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये या फिर आप राज्यसभा में इनिशिएट कर सकते हो, लोकसभा में इनिशिएट कर सकते हो, पर ये आप
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में इनिशिएट नहीं कर सकते हो। और हर एक हाउस को अलग अलग तरीके मतलब इसको पास करना पड़ेगा स्पेशल मेजोरिटी के साथ में। अगर फेडरल स्ट्रक्चर वहाँ पे है, क्वेश्चन में है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, तो स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए रहेगा। अगर भैया राज्यसभा और लोकसभा कॉन्फ्लिक्ट कर जाते हैं तो इसके तहत जॉइंट सिटिंग नहीं बिठाई जाती है, जो कि अदर बिल्स में बिठाई जा सकती है, जो नॉर्मल ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं। अब अगर बिल पास हो जाता है लोकसभा राज्यसभा से दोनों से, तो बिल प्रेसिडेंट की असेंट को जाता है। अब इस कंडीशन में प्रेसिडेंट को असेंट देना मस्ट है, मस्ट। वो बिल को विदहोल्ड मतलब रख नहीं सकता है, वापस नहीं कर सकता है, उसे असेंट देना ही पड़ेगा। अब चलिए देखते हैं हमारे इम्पोर्टेंट जो अमेंडमेंट्स हैं उनको देखते हैं। जो हमारा फर्स्ट है, तो जो हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो 1951 में आया था। इसमें क्या हुआ था कि गवर्नमेंट डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करना चाहता था। ये क्या है मैं ये आपको लेटर ऑन लेक्चर्स में बताऊंगा। तो लोग, उनको जगह चाहिए रहती थी कुछ करने के लिए गवर्नमेंट को, तो लोग राइट टू प्रॉपर्टी जो कि फंडामेंटल राइट था पहले, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट में जाके गवर्नमेंट के काम को चैलेंज कर देते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, 9 शेड्यूल ऐड करा, और जो भी लैंड रिफॉर्म वगैरह करता था गवर्नमेंट, ये इस एक्ट में इस शेड्यूल में डाल देता था। और गवर्नमेंट ने सीधा कह रखा था कि अब जो ये 9 शेड्यूल है ये सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू की एम्बिट से बाहर है। फिर फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाते हैं गवर्नमेंट 1955 में। इसमें क्या था, आर्टिकल 3 क्या कहता है कि जो प्रेसिडेंट है, अगर कोई स्टेट का रिस्ट्रक्चर वगैरह होता है बाउंड्री वगैरह का, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं उनके पास वो बिल सजेशंस के लिए भेज देगा कि हाँ भाई कुछ अगर करना है सजेस्ट कर दो। अगर स्टेट लेजिस्लेचर पर पहले क्या होता था कि ये टाइम लिमिट नहीं होती थी स्टेट लेजिस्लेचर्स पे कि कितने दिन में तुम वापस करोगे सजेशंस, पर अब क्या कर सकता था, तो प्रेसिडेंट टाइम फिक्स कर सकता था कि 30 दिन में आप वापस करो, 35 दिन में आप वापस करो सजेशन देके। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 क्या कहता है, इसने क्या करा, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स लिंग्विस्टिक बेसिस पर अलाउ कर दिया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया 1956। इसमें क्या हो गया, प्रोविज़न डाला गया कि 1, 2 और 2 से ज़्यादा स्टेट्स कॉमन हाई कोर्ट में आ सकते हैं। कितने कॉमन हाई कोर्ट्स हैं, कितने के कोर्ट्स के, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। मैं 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1967 में आया, इससे क्या हुआ, सिंधी लैंग्वेज जो थी वो 8th शेड्यूल में ऐड करी गई। ये अमेंडमेंट्स ध्यान में रखने हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल एग्जाम्स में। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 क्या कहता है, ये अमेंडमेंट गोलकनाथ केस जो हुआ था 1971 में, उसने कहा था कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकता है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाए। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट कोई भी पार्ट हो कॉन्स्टिट्यूशन का इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट वो अमेंड कर सकते हैं। और कहा गया कि प्रेसिडेंट की जो असेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे वो कंपलसरी है। जो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे प्रेसिडेंट की असेंट जो है मस्ट है, वो किससे आया था, वो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था। ठीक, अब 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में आया। इसने क्या करा, रिस्ट्रिक्शंस रख दी राइट टू प्रॉपर्टी पे। कैसे, जो हमारा वो आर्टिकल है 31C 31C जो है उसको अमेंड करा गया और कहा गया अगर गवर्नमेंट 39B और 39C डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करना चाहे, तो अगर आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 वायलेट हो रहे हों, तब भी वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं माना जाएगा। फिर 26th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में लाए गए। उसमें क्या करा, प्राइवी पर्स जो था प्रिंसली स्टेट्स का, उससे एबॉलिश कर दिया गया। प्राइवी पर्स क्या था कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनसे ब्रिटिशर्स ने कहा आप रिटायर हो जाओ, आपका खर्चा पानी हम उठाते रहेंगे। कुछ पैसा इसी गवर्नमेंट प्रिंसली स्टेट्स के किंग्स को देता था, उसे प्राइवी पर्स कहा जाता था, जिसका एबॉलिशन 1971 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने कर दिया।
अब आता है 42nd अमेंडमेंट 1976। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स इस अमेंडमेंट के थ्रू हुए थे। इसमें क्या हुआ, प्रेम्बल अमेंड करा गया, जो पॉइंट्स ऐड करे गए थे 42nd अमेंडमेंट में प्रेम्बल में, वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, मैंने आपको पढ़ा रखा है। 42nd अमेंडमेंट 1976 जो है, इसने क्या करा कि जो प्रेसिडेंट की जो कैबिनेट मिनिस्टर्स की जो एडवाइस है वो प्रेसिडेंट पे बाउंड कर दी कि हाँ भैया, आप जो कैबिनेट मिनिस्टर्स एडवाइस करेंगे वो चीज़ आप फॉलो करोगे ही करोगे। और इसने क्या करा कि ट्राइब्यूनल्स का एक पार्ट ऐड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में 14A, जिसमें कौन कौन से आर्टिकल हैं, 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के लिए, 323B अदर ट्राइब्यूनल्स के लिए, 4 न्यू DPSP ऐड करे गए, 4 न्यू DPSP ऐड करे गए 42nd अमेंडमेंट से। कौन से, 39F, 39A, 43A, 48A। 39F क्या कहता है, चिल्ड्रंस की हेल्थ के बारे में बात करता है। 39A लीगल एड की बात करता है। 43A किसकी बात करता है, वर्कर्स के पार्टिसिपेशन के बारे में बात करता है इंडस्ट्री वगैरह में। 48A बात करता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोटेक्शन के बारे में। 42nd अमेंडमेंट से फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करी गई, पर सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ 42nd अमेंडमेंट से नहीं ऐड करी गई। इसके थ्रू 4A पार्ट ऐड करा गया, 51A आर्टिकल जिसमें है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करी गई। लेटर ऑन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिससे 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी थी वो ऐड करी गई। 44th अमेंडमेंट जो है 1978 में लाया गया। इसने क्या करा, जो 42nd अमेंडमेंट से कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करे गए थे उनको रोक दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। और इसमें क्या था कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स जो थे, कैबिनेट मिनिस्टर्स की एडवाइस जो थी वो बाइंडिंग थी प्रेसिडेंट पे, और वो रिटर्न नहीं कर सकता था उनकी एडवाइस को कंसिडरेशन के लिए। पर 44th अमेंडमेंट ने क्या करा कि हाँ, प्रेसिडेंट जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स की एडवाइस को रिटर्न कर सकता है रिकंसिडरेशन के लिए, ठीक है। और इसमें क्या हुआ कि राइट टू प्रॉपर्टी को वापस ले लिया गया, फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया और उसे 300A आर्टिकल में जोड़ दिया गया। इसी वजह से जो राइट टू प्रॉपर्टी है इस टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट है, ना कि फंडामेंटल राइट। और इसमें क्या था कि जो इमरजेंसी के टाइम पे कैबिनेट का अप्रूवल लेना ज़रूरी कर दिया गया। इसके थ्रू क्या हुआ कि जो नेशनल इमरजेंसी जिन ग्राउंड्स पे लगती थी उसमें क्या है, वॉर है आपका, एक है एक्सटर्नल एग्रेशन है, पहले था इंटरनल डिस्टर्बेंस, वो बहुत एम्बिगुअस टर्म था, इसीलिए इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिप्लेस कर दिया गया आर्म्ड रिबेलियन से। ये 3 ग्राउंड है जिनके बेसिस पर नेशनल इमरजेंसी लगती है अंडर आर्टिकल 352। 52nd अमेंडमेंट आया 1985 में। इसने क्या करा कि 10th शेड्यूल ऐड कर दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये किससे रिलेटेड है, एंटी डिफेक्शन लॉ से। ये क्या है, इसके बारे में फुल एक लेक्चर में बनाऊंगा। 61st अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1988 में। इससे क्या हुआ, वोटिंग एज जो थी वो 21 से 18 कर दी गई है, मतलब अब 18 साल के बंदे वोट कर सकते हैं। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 में। इससे क्या हुआ, दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी घोषित करा गया और लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ में। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आया। इससे क्या हुआ, पार्ट 9 ऐड करा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, शेड्यूल ऐड करा गया, 11th शेड्यूल ऐड करा गया कॉन्स्टिट्यूशन में। ये किससे रिलेटेड है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है 73rd अमेंडमेंट। 74th अमेंडमेंट 1992 में आया। इसने क्या करा, 9A पार्ट ऐड करा कॉन्स्टिट्यूशन में, 12th शेड्यूल ऐड करा कॉन्स्टिट्यूशन में। ये किससे रिलेटेड है, अर्बन लोकल बॉडीज़ से। और उसके बाद 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में लाया गया। इससे क्या करा गया, एलिमेंट्री एजुकेशन जो है उसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया चिल्ड्रंस के लिए, कितने, 6 से 14। इसने क्या करा, आर्टिकल 21A ऐड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में। 51A में एक 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी, जो मैंने आपको भी ऊपर बताया था। फिर 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 आता है।
इसके थ्रू क्या हुआ, जो साइज़ था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का स्टेट और सेंटर में, वो 15% रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि हाँ जो टोटल स्ट्रेंथ है हाउस की उसका 15% ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं। फिर आया 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 में। इससे क्या हुआ, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली 8 शेड्यूल में ऐड करे गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने स्टार मार्क कर सकते हो कर लो। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है। इससे क्या हुआ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। इसके थ्रू आर्टिकल 43B DPSP में ऐड करा गया और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज C फंडामेंटल राइट भी बना दिया गया। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फॉर्म करना फंडामेंटल राइट भी है। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया उसमें जो एनजैक था जुडिशियल अपॉइंटमेंट में, ये लाया था गवर्नमेंट ने। इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक कर दिया था लेटर ऑन हालांकि। तो जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो रिलेटेड है एनजैक। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 में लाया गया। इसके थ्रू GST लाया गया हमारे नेशन में। 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 में लाया गया। इससे क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। जो NCBC था उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 2018 में दिया गया। 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2019 में। इससे क्या हुआ, 10% रिजर्वेशन EWS को दिया गया। 104 जो अमेंडमेंट था 2020 में आया, उससे क्या हुआ, एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटी थी उसको नॉमिनेटेड सीट दी जाती थी लोकसभा वगैरह में, तो वो हटा दी गई है। 105 अमेंडमेंट जो आया 2021 में, उसने क्या करा, स्टेट्स की पावर को रिस्टोर कर दिया कि हाँ भैया आप अपनी OBC लिस्ट बना सकते हो, पहले छीन ली गई थी। 106 अमेंडमेंट एक्ट आया 2023 में। उसने क्या करा, रिजर्वेशन दे दिया वुमेन को 33% इन लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये चीज़ ध्यान रखनी है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ना कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और राज्यसभा में। आई होप दीज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।